ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं कि भाई कोई वेक्टर है, राइट, इस तरीके से कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर ही आपका हो गया, यहां पर एक पॉइंट पी हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, इसने एंगल बनाया, ये मान के चलो एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, बाई एक्सिस है, ये क्या बच्चों आपका जेड एक्सिस है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इस ओपी वेक्टर ने एक्स एक्सिस से बनाया अल्फा एंगल, बाई एक्सिस से बनाया कितना बीटा एंगल, और जेड एक्सिस से बनाया कितना बच्चों गामा एंगल। तो इनको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा को। और इनका जो कोसाइन होता है, कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको बोलते हैं बच्चों क्या, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हर बार डायरेक्शन कोसाइंस को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कॉस बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से, और कॉस गामा को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके जो स्क्वायर का समेशन होता है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपका, 1 होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है, राइट। जिस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस होता है किसी वेक्टर का, ऐसे ही एक और होता है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, डीसीएस से करते हैं बेटा। किससे करते हैं? डीसीएस। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, डायरेक्शन रेशोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज यानी कि हम लोग बात करते हैं डीआरएस। किसकी बात करते हैं बच्चों? डीआरएस, डायरेक्शन रेशोज की बात करते हैं। डीआरएस क्या होते हैं, जरा इसको समझते हैं। डीआरएस ऐसे नंबर्स होते हैं जो डीसीएस के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बोला मैंने? डीसीएस क्या होते हैं भाई? कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, उनका कोसाइन जब हम लेते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो एंगल बनाएगा तो फिक्स ही बनाएगा आपका, एक्स एक्सिस से फिक्स एंगल बनेगा, वाई एक्सिस से कोई दूसरा फिक्स एंगल बनेगा, जेड एक्सिस से कोई तीसरा फिक्स एंगल बनेगा। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? एल एम एन, यानी कॉस अल्फा को एल बोलेंगे, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन बोला जाएगा। ठीक है ना। अब डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं आपके? ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ नंबर्स आपको दे दिए गए हैं, जैसे मैंने बोल दिया एक नंबर, एक साइड दिया मैंने 2 3 4, इनके प्रोपोर्शनल नंबर आपको निकालने हैं। प्रोपोर्शनल नंबर निकालने हैं तो दो के ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई वेक्टर जो होता है उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक। जबकि डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि एल है, एल के प्रोपोर्शनल कोई नंबर हो गया ए मान लेते हैं, एम के प्रोपोर्शनल हो गया बी, और एन के प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों क्या आपका, सी हो गया। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एल के प्रोपोर्शनल ए हो गया, ठीक है ना, और एल के प्रोपोर्शनल ए है, और एम के प्रोपोर्शनल क्या बच्चों, बी। ठीक है ना, क्योंकि एम जो होता है वो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है आपका, और एन के प्रोपोर्शनल क्या मान लेते हैं, सी। मतलब ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर मैंने 3 नंबर लिए ए बी सी। कितने नंबर लिए? 3। ए एल के प्रोपोर्शनल है, बी एम के प्रोपोर्शनल है, और सी एन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो उस केस में एबीसी जो होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज होंगे उस वेक्टर के जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एलएमएन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यहां पर क्या होगा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं, यहां से क्या मिलेगा हमको, एल बराबर क्या मिलेगा बच्चों, के ए मिलेगा, और यहां से एम बराबर कितना मिलेगा बच्चों आपका, के बी मिलेगा, और एन बराबर क्या मिलेगा बच्चों आपको, यहां से के सी मिलेगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज होगा उस केस में क्या होगा आपका, डीआरएस भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि भाई डायरेक्शन कोसाइंस आपके चेंज नहीं होते हैं। क्या चेंज हो सकते हैं?
डीआरएस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो एंगल बनता है उनका कोसाइन होता है, और एंगल तो फिक्स रहेगा फिर आपका। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब यहां से देखें, ये बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां से हमको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, आपका 1 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, के ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, के सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो के इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। बोले ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर है सारे बच्चों को। तो एल बराबर कितना बच्चों आपका, एल बराबर है बच्चों कितना, के ए है, ठीक है ना। तो यहां से अगर एल बराबर के ए है, एम बराबर कितना बच्चों आपका, के बी है, एन बराबर कितना बच्चों आपका, के सी है। एल बराबर कितना आ जाएगा, के की जगह ये पुट कर दो, प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। यानी कि मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा ध्यान से कि यहां पर एल एम एन को बोल रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस, और इनके प्रोपोर्शनल नंबर से ए बी और सी, इनको बोल रहा हूं मैं डायरेक्शन रेशोज। क्या बोल रहा हूं बच्चों, डायरेक्शन रेशोज। अब यहां पर बात ये निकल करके आती है कि डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई ऐसे नंबर जो डीसीएस के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, उनको डीआरएस नाम दे देते हैं। अब प्रोपोर्शनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। अगर मान के चलो मैंने नंबर लिया 2 3 4, इनके प्रोपोर्शनल नंबर तो बहुत सारे आएंगे। आप सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 4 6 8, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इन सब में, 6 9 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 12 16, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 15 और 20। यानी कि आप देखो जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं, जब 2 का रख रहे हैं तो ये नंबर्स मिलेंगे, 3 का रख रहे हैं तो ये नंबर्स मिलेंगे, 4 का रख रहे हैं तो ये नंबर्स मिलेंगे, और 5 का रख रहे हैं तो ये नंबर्स आपके सामने है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसी भी वेक्टर के, वो यूनिक होता है। क्योंकि वो डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन पर अगर आप जाओगे तो एंगल है, क्या है, एंगल, एंगल मेड बाय द वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एंगल तो फिक्स है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बट डायरेक्शन रेशियोज क्या है, नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों में। अब यहां पर क्या है, जनरली जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनको रिप्रेजेंट करते हैं एलएमएन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलएमएन। और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एबीसी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल एबीसी। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर जो एबीसी है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, और वो किसके प्रोपोर्शनल बताए गए हैं, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल बताए गए हैं। अब जो भी कैलकुलेशन मैंने ये जो की है वो इसके लिए की है, किसके लिए, कि मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है और मुझे क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज पता है और मुझे क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि मुझे एबीसी पता है और उस वेक्टर क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर एबीसी आपके डीआरएस हैं तो उस केस में एल बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन समथिंग, एम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन समथिंग, और एन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन समथिंग। बीच का जो प्रोग्राम था वो उसका क्या था, डेरिवेशन था। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि किसी वेक्टर के यूनिक डायरेक्शन क्या होते हैं, कोसाइंस होते हैं, वो तो यूनिक होते हैं क्योंकि एंगल यूनिक होगा। और अगर मैं डीआरएस की बात करता हूं तो वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को। लिखना स्टार्ट करें डायरेक्शन रेशियोज में, numbers which are proportional to numbers which are proportional to numbers which are proportional to
numbers which are proportional to direction cosines. Numbers which are proportional to direction cosines. Numbers which are proportional to direction cosines are known as direction ratios. Are known as direction ratios. Are known as direction ratios. और ब्रैकेट लिख देना DRS. क्या लिखोगे? DRS. ये नोट कर लो जो लिखा हुआ है. गलने लेफ्ट में एक ड्रॉप. जैसे इधर देखा आप सारे बच्चे, एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि जिस प्रकार से आप लोग इधर देखें कि अगर मैं कहता हूं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज एबीसी हैं, ठीक है ना, किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज एबीसी हैं, तो वो वेक्टर आपका हो जाएगा क्या? ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस क्या हो जाएगा? सी के कैप हो जाएगा आपका. ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप आपका हो जाएगा, राइट. अगर मैं कहता हूं कि किसी वेक्टर के डीसीएस यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, तो उसके अलोंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, अगर किसी वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, किसी वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो बेसिकली यूनिट वेक्टर देता है. क्या देता है? यूनिट वेक्टर. आप देखो, अगर मैं कहता हूं किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है, तो वो वेक्टर कौन सा होगा? एल आई कैप प्लस एमजे कैप प्लस एन के कैप. अब एल आई कैप प्लस एमजे कैप प्लस एन के कैप को देखो, यूनिट वेक्टर आपका, इसका वो निकालो मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना. इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, जनरली बोला भी ऐसे जाता है 100% तरीके से. कोई लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशोज एबीसी हैं, तो उस लाइन के अलोंग वेक्टर कौन सा होगा? ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैंने बोला कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर उसके डीसीएस एलएमएन है, तो वेक्टर कौन सा हो जाएगा? एल आई कैप प्लस एमजे कैप प्लस एन के कैप. क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं कि जो एलएमएन है, जो डीसीएस हैं, वो स्पेशल टाइप के डीआरएस होते हैं? एलएमएन को डीआरएस बोल सकता हूं ना. अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 लगा दूं, तो डायरेक्शन रेशियोज वही आ जाएंगे आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं कि कोई लाइन है, उस लाइन वो लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप वेक्टर के पैरेलल है, तो इस लाइन के डीआरएस क्या हो जाएंगे? एबीसी हो जाएंगे. समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कोई वेक्टर अगर आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2जे कैप माइनस 3 के कैप, कोई वेक्टर आपको दे दिया, अब इस वेक्टर के पैरेलल लाइन का जो डीआरएस होगा वो कितना हो जाएगा? 1 2 और -3. समझ में आया कि नहीं आया? आप डीआरएस से वेक्टर भी बना सकते हो और वेक्टर से डीआरएस भी निकाल सकते हो, बट जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं. कैसे स्पेशल होते हैं? क्योंकि वो इस तरीके से निकलते हैं आपके. क्लियर है सारे बच्चों को? तो अगर हमको डीआरएस पता है तो डीसीएस हम इजीली निकाल सकते हैं. बट यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई लाइन है, अगर वो लाइन ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप के पैरेलल है, तो उस लाइन के डीआरएस कितने होंगे? एबीसी होंगे. अगर लाइन के डीआरएस एबीसी है, तो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा बनेगा? ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप बनेगा. क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है ना. तो इस चीज को लिखें नोट में, पहला पहला पॉइंट डालना है आपको. नोट में पहला पॉइंट, if line is parallel to if a line is parallel to if a line
if a line is parallel to if a line is parallel to a vector ai cap plus bj cap plus ck cap, if a line is parallel to a vector ai cap plus bj cap plus ck cap, ai cap plus bj cap plus ck cap, if a line is parallel to ai cap plus bj cap plus ck cap, then drs of that line will be then drs of that line will be then DRS of that line will be A, B, C. Then DRS of that line will be A, B, C. तो DRS कौन से होंगे बच्चों आपके A, B, C होंगे एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर DRS ABC है तो पैरेलल वेक्टर कौन सा हो जाएगा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। सेकेंड पॉइंट लिखें, if a if a if a line has direction cosines 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 l m n l m n then if a line has direction cosines l m n, then unit vector along that line will be li cap, then unit vector along that line will be unit vector along that line will be li cap plus mj cap plus nk cap, will be li cap plus mj cap plus nk cap, will be li cap plus mj cap plus nk cap। ठीक है, li cap plus mj cap plus nk cap। हेडिंग डालेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, बात मत करो यार, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, जैसे मान के चलो एक वेक्टर है ये वाला, ठीक है ना, इसके डायरेक्शन कोसाइंस रखें L1, M1, N1। तो वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। एक दूसरा वेक्टर दे रखा है इस तरीके से, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2 और N2। इसके पैरेलल वेक्टर हो जाएगा L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। हमको इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। एंगल क्या होगा, कॉस थीटा बराबर कितना होगा, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप डॉट L2 j कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप डिवाइडेड क्या हो जाएगा, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप का मैग्नीट्यूड L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप का मैग्नीट्यूड। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड तो 1 1 हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होता है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका N1 N2। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हो जाएंगे। इफ पहला पॉइंट नोट डाल करके आपका आ जाएगा, हाँ
क्या बातें कर रहा है फिर तू, बकवास मत किया करो। इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, देन लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, देन लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। दूसरा है इफ L upon L2 is equals to M1 upon M2 is equals to N1 upon N2, then lines will be parallel, then lines will be parallel। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लीजिए आप लोग। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशोज, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशोज, यानी कि डीआरएस की बात करेंगे। एक वेक्टर है, उसके डीआरएस दे रखे A1 B1 C1, उसके डीआरएस दे रखे A1 B1 C1। तो इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर कौन सा हो जाएगा, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। एक दूसरा वेक्टर है, उसके डीआरएस दे रखे A2 B2 और C2, इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा हो जाएगा, A2I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात। तो बीच में एंगल क्या होगा, cos थीटा बराबर A1I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट A2I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप डिवाइडेड कितना हो जाएगा, A1I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप का मैग्नीट्यूड A2I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप का मैग्नीट्यूड। तो यहां से बच्चों cos थीटा कितना जाएगा आपका, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इसमें भी दो नोट होंगे। नोट 1 की अगर हम बात करते हैं, क्या, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, then lines will be perpendicular, then lines will be perpendicular। तो लाइंस कैसी होंगी बच्चों आपकी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। सेकंड, A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2, then lines will be parallel, then lines will be parallel, then lines will be parallel। A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2। चलो पहले लिख लो आप भाई, कहीं कुछ समझाना तो नहीं कोई चीज, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देता स्टार्टिंग में, मैंने बस फॉर्मूले लिखे मैंने। फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या होंगे बताओ। जो वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, राइट, एक लाइन है जो कहां से पास कर रही है, ए x1 y1 z1, बी एक पॉइंट है x2 y2 कितना बच्चों आपका z2। एक कोई लाइन है जो कि यहां से गुजर रही है x1 y1 z1 और बी है आपका x2 y2 z2। अब इस लाइन के डीआरएस क्या होंगे, जो ए बी वेक्टर बनेगा वही तो डीआरएस बन जाएंगे बेटा। ए बी वेक्टर क्या बनेगा, x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 k कैप, ये तो बनेगा, राइट। तो इसका मतलब इसके डीआरएस क्या हो जाएंगे आपके, जो इस वेक्टर के आई जे के पे के कोएफिशिएंट है, यानी डीआरएस हो जाएंगे x2 x1 y2 y1 z2 z1।
क्या सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये इसके डीआरएस हो जाएंगे, राइट। अगर मैं आपसे कहूं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 on a line whose direction cosines are l, m, n। बासु बता सकते हो क्या है तुम? सोचना एक बार, सोचो भाई इसको फटाफट, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऑन अ लाइन whose DCS are एलिमेंट। प्रोजेक्शन निकालना है ना, प्रोजेक्शन। ऐसे सोचो आप लोग, एक लाइन सेगमेंट है जो कहां से किसको ज्वाइन कर रहा है, x1 y1 और z, और ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z, एक लाइन है। इसके डीसीएस क्या है, एलएमएन। इसके डीसीएस अगर एलएमएन है तो इसके अलोंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप हो जाएगा। और प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वाला लेंथ सी डी। तो प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर प्रोजेक्शन ही तो निकालना है आपको। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही तो होगा आपका लाइन सेगमेंट का। ए बी वेक्टर कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप डिवाइड बाई, ये तो फॉर्मूला होता है, बोलो बच्चों, एन के कैप का मैग्नीट्यूड। इसका मोड ले लेना तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है ना, इसका डॉट करेंगे इसके साथ में एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, तो क्या बन जाएगा एन एल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। ठीक है ना, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऑन अ लाइन whose DCS are एलिमेंट। ये तो होगा, इसी तरीके से निकाल देता हूं पहले भी, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर काम करेगा। चलो एक क्वेश्चन लेके इसके बाद फटाफट से नोट करेंगे। देखें, a line OP through origin O, a line OP through origin O, a line OP through origin O, is inclined at 30 degree and 45 degree, is inclined at 30 degree and 45 degree, 30 degree and 45 degree to OX and OY respectively, to OX and OY respectively, to OX and OY respectively, to OX and OY respectively। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 30, वाई एक्सिस से 45। फाइंड द एंगल एट विच, find the angle at which, find the angle at which, find the angle at which it is inclined to OZ, find the angle at which it is inclined to OZ, find the angle at which it is inclined to OZ। ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक है ना, यहां पर एक पॉइंट पे ऐसे गुजर रहा है, ये एंगल अल्फा है 30 डिग्री,
ये 45 डिग्री है, ये बताना है हमको गामा। इधर अल्फा बराबर 30 डिग्री, बीटा बराबर 45 डिग्री, और गामा हमको बताना। हमको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है बच्चों आपका 1। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा आपका 3/4 होगा, कॉस स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ये हो जाएगा 5/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर गामा कितना आ गया 1 माइनस 5/4 यानी कि -1/4, तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर आ गया -1/4। नॉट पॉसिबल, यानी ऐसी कोई लाइन है ही नहीं जो इस कॉम्बिनेशन में हो कि भाई एक्स एक्सिस से 45, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 45, ऐसा कोई लाइन होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब यही है, विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब वेक्टर आर, जल्दी लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A vector R has length 21. A vector R has length 21. A vector R has length 21 and direction ratios 2 - 3 6, 2 - 3 6 and direction ratios 2 - 3 6. Find the direction cosines. Find the direction cosines and find the direction cosines and component of R and components of R given that R makes an obtuse angle with x-axis. R makes an obtuse angle with x-axis. यूवी, यार ये क्या हो रहा है, जब मैं यूवी की तरफ देखता हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था सुनिए, थोड़ा फनी मोमेंट था। अब हुआ क्या, मैं जैसे आया ऐसे टहल के मैंने देखा, इसी टाइम पे यूवी देखा, यूवी कह रहा है फिर मैंने कहा कर, फिर मैं चला गया उधर, फिर आया यूवी 2-3 बार ऐसा मैंने कहा ये कर भाई, और ऐसा कोइंसिडेंट बैठता है, यूवी भी कहता मैंने कर भाई कैसा यूवी कहता ऐसे ये ऐसे मत क्या कर, समझ गया नहीं कर सकता चल चलिए भाई, इसको करके लाना आप लोग घर पे, है ना, ऐसे होमवर्क ले लेते हैं, और कल का होमवर्क है 7 मैच द कॉलम है, ज्यादा थोड़ी ना है। हाँ तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिया करो तुम लोग।
इसका आंसर आ रहा है -6। तो एक्सेस की तरफ कैसे निकाला बता? पहले तो डीसीएस निकाल लो। डीसीएस निकाल लिया मतलब उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता लग गया। कितनी लेंथ का चाहिए? 21। अब डीसीएस निकालते टाइम पर ये डिफाइन करना, क्योंकि आपने प्लस माइनस ए अपॉन प्लस माइनस बी अपॉन प्लस माइनस सी अपॉन किया होगा, तो आपको क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे होंगे आपके, बट उसने कहा कि एक्स एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में ऑब्टूस बना रहा है, यानी एक्स वाला ही आपको नेगेटिव लेना है, बाकी वाई और जेड वाले कैसे लेने हैं आपको? पॉजिटिव। वो तो यूनिट वेक्टर आ गया आपका, ठीक है ना। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 21 से। कितनी लेंथ का चाहिए हमको? 21। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो उसको 21 से। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, एक काम कर खतरनाक बन गया चलो ये ठीक है, गुड। कल का होमवर्क है, देखो इधर बात नहीं है, थोड़ा ईमानदारी से होमवर्क करना। मैच द कॉलम आपको निपटाने वेक्टर के, ठीक है ना, और इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। बहुत ही छोटी मोटी एक्सरसाइज है इसकी, 1 से लेकर के 15 तक, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो आप? इसकी एक्सरसाइज मतलब 1.1 जो एक्सरसाइज है 3D वाली, ठीक है ना, ये कर लेना। मैच द कॉलम जरूर निपटाना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है करना। और इनको भी आप इसको तो देख के ही कर लोगे मेरे हिसाब से, जब तक मैं आऊं तब तक निपटा देना।